नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को 50 क्यूआरटी वाहनों की सौगात दे दी है और कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में भी मौजूद लोक भवन में किया गया है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां पर सुरक्षा से जुड़े अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और अफसर भी मौजूद रहे। और वहीं पर बताया जा रहा है कि ये क्यूआरटी वाहन आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होंगे और इनके जरिए ही पुलिस टीम किसी भी घटना का पता लगा पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, ये तीनों का अपना महत्व है। अभी जो डीजीपी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो पहले बजट था वह सत्र के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं जीरो, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था और मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी। आपने इस बात को देखा होगा, आज मॉडल थाने बन रहे हैं, मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग की क्षमता हम लोगों को 2017 में जब पुलिस भर्ती करनी थी तो उत्तर प्रदेश में केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी एक साथ। हम परेशान थे, कहां होगा, भर्ती होनी थी यूपी के अंदर। नौजवान परेशान थे क्योंकि वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई थी और निष्पक्ष भर्ती तो एक प्रश्न बना हुआ था, कैसे होगा। मेरे सामने समस्या थी कि हम 3,000 से अधिक भर्ती एक बार नहीं कर सकते थे। एक भर्ती की प्रक्रिया को बहुत आप जितनी भी तेजी करेंगे 9 महीने से कम में वो भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अन्य राज्यों से संपर्क किया, 2-3 राज्य तैयार हुए। हम लोगों ने मिलिट्री, पैरामिलिट्री से भी बातचीत किया, उन्होंने भी कहा थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग कर लेंगे। बहुत खींच खांच करके हम लोग 17 से 20,000 तक उसको लेकर के गए। 30,000 तक बामुश्किल अन्य राज्यों से भी और मिलिट्री, पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लेने के बाद एक क्षमता हम प्राप्त कर पाए थे। और आज आप देख सकते हैं 60,244 पुलिस कार्मिकों की हम लोगों ने भर्ती की और सभी की ट्रेनिंग
यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा अर्जित अवस्थापना सुविधाओं में ये ट्रेनिंग की सुविधा आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्राप्त किया है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 3 नए कानून अभी गत वर्ष जुलाई में लागू किए गए और लागू करने के बाद ये 3 नए कानून में 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस की आवश्यकता है। 2017 के पहले यूपी के अंदर जो फॉरेंसिक लैब थी उनकी संख्या 2 थी। आज 12 फॉरेंसिक लैब हैं हमारे पास और भारत का वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी यूपी के पास है, यूपी पुलिस का है। हम वहां पे डिग्री कोर्सेज भी दे रहे हैं, डिप्लोमा भी, सर्टिफिकेट भी। हर जिले में 6 हमारे अभी फॉरेंसिक लैब्स जो ये ग्रेड की हैं, ये निर्माणाधीन हैं और हर जिले में हमने 2-2 फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट भी वहां पर तैनात की हैं जो वहां पर कार्य कर रही हैं। और ट्रेनिंग पुलिस कार्मिक हो या कोई बेरोजगार नौजवान जिसकी इस फील्ड में रुचि हो, उनकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हमारा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही, स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में ही उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। आज हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है और पहली बार पीएसी में भी महिला बटालियन हो सकती है। 3 हम गठित कर चुके हैं, 3 नए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी, या मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इन सबको मिलकर के जब एक साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ होता है, रिजल्ट आता है, तो वही कॉमन मैन के ट्रस्ट का आधार बनता है। आज हर बड़ा निवेशक क्यों यूपी में आना चाहता है, देश का हो या दुनिया का, क्योंकि इसे विश्वास है यूपी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, जीरो करप्शन की पॉलिसी हर एक बड़े निवेशक को जहां विश्वास से भर करके यूपी में निवेश करने के लिए लालायित करता है, वहीं हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षा का एहसास करके उत्तर प्रदेश के विकास में और देश के विकास में उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो प्रयास आगे बढ़े हैं, उसी के तहत बहुत कुछ कार्य पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा 2,19,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, ये कभी नहीं हुआ। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है, बड़ी से बड़ी चुनौती को हम फेस कर सकते हैं। पहले पुलिस थी ही नहीं। परिणाम क्या थे? मनोबल टूटा हुआ था। परिणाम क्या देते? सुविधाओं का अभाव था। परिणाम क्या देते? वह मनुष्य है, मशीन नहीं है कि लगातार 48 घंटे तक काम लें। लेकिन उस सब के बावजूद ये चीजें आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। आज उत्तर प्रदेश पुलिस की डिमांड, पीएसी की डिमांड देश के अन्य राज्यों में भी होती है। और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा होंडा इंडिया फाउंडेशन को कि उन्होंने 50 अपनी क्विक रिस्पांस टीम की बाइक उत्तर प्रदेश पुलिस को उपलब्ध करवाने के लिए समारोह यहां पर आयोजित किया है। मैं धन्यवाद दूंगा होंडा इंडिया फाउंडेशन को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की इस टीम को अपने इस फाउंडेशन के साथ जोड़ने और उत्तर प्रदेश पुलिस बल पर अपना विश्वास जो जताया है, मैं इसके लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद देता हूं।
और मैंने इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि सुरक्षा के वातावरण में ही बेहतर व्यवसाय भी फलता फूलता है, उद्यम आगे बढ़ता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर आगे बढ़ते हैं और ये सोशल सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ की दिशा में प्रारंभ हुआ है, यह वहां से उसी कड़ी का हिस्सा है। आज यहां पे केवल एक 50 क्यूआरटी प्रदान करने का समारोह मात्र नहीं है, यह समारोह शासन का, प्रशासन का, इंडस्ट्री का और समाज का, हम सब का एक दिशा में सोचने की प्रक्रिया का, यानी हम सब जब एक दिशा में सोचते हैं तो विकास तेज होता है और विकास ही सबके विश्वास का कारण बनता है और उस विश्वास का प्रतीक इस समारोह है, जो समारोह 50 क्यूआरटी को लेकर के आज यूपी पुलिस को होंडा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से होंडा फाउंडेशन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत और जीरो करप्शन की उस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और उत्तर प्रदेश को एक सेफ स्टेट और सेफ समृद्ध स्टेट के रूप में, भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करेगी। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एक और अपडेट आपको बता दें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 7 मार्च को मथुरा आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं, तैयारियां पूरी तरह से पूरी कर ली गई है और मथुरा में सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां देखने को मिल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मार्च को मथुरा का दौरा करेंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। तो मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़ वाले इलाकों में विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और केवल जरूरी होने पर ही मुख्य रास्तों का इस्तेमाल करें। और दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री शहर में चल रहे सरकारी कामों और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे। तो मथुरा दौरा खास माना जा रहा है, ये दौरा मथुरा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही 7 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा में होंगे, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने में सक्रिय है। मुख्य मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़ वाले इलाकों में विशेष ध्यान रखा जाएगा। प्रशासन ने लोगों से ये भी अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और केवल जरूरी होने पर ही मुख्य रास्तों का इस्तेमाल करें। दौरे के दौरान ही मुख्यमंत्री शहर में चल रहे सरकारी कामों और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे और ये दौरा मथुरा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 7 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर होंगे, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है। वहीं पर यह दौरा खास माना जा रहा है, महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। कानपुर में आरएसएस और बीजेपी की अहम बैठक आयोजित की गई और जिसमें कि पार्टी और संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए और बैठक के बाद ही वहां से रवाना भी हो गए। इस बैठक में आगामी योजनाओं, चुनावी रणनीतियों और संगठन के कामकाज पर चर्चा की गई है। नेताओं के विकास, सामाजिक मुद्दों और इसके साथ राजनीतिक गतिविधियों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक का उद्देश्य संगठन और पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाकर भविष्य की रणनीति तय करना था। कानपुर में ये बैठक राजनीति और संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो कानपुर में आरएसएस बीजेपी की अहम बैठक हुई, कई विचार विमर्श भी बैठक के दौरान किए गए।
वाराणसी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का काशी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में गौ माता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और गौ माता करोड़ों देवी देवता विराजमान होते हैं उनमें। और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और राजनीतिक विवाद नहीं बढ़ाना चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मौर्य ने कहा कि नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में भारत मजबूत और सुरक्षित है और बिहार में नीतीश कुमार का फैसला बड़ा राजनीतिक निर्णय है। बार बार वही सवाल क्यों गौ रक्षा उत्तर प्रदेश में हो रही है। गौ माता को कोई खरोच नहीं पहुंचा सकता है। गौ माता की हम लोग पूजा करते हैं। गौ माता के अंदर करोड़ों करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसे उस विषय पे कोई सवाल का यात्रा को परमिशन देंगे आप? ये तो जो आवेदन देंगे, जिनको परमिशन देना उनको फैसला करना, हमें थोड़ा फैसला करना। पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूँ और ऐसे राजनीतिक विवादों को उन लोगों को बढ़ावा नहीं देना। विपक्ष ने देश के साथ जितना आघात पहुंचाने का काम किया है, चीन ने हमारी जमीन कब्जा किया, अलग अभी पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर वो हिस्सा पड़ा हुआ है, और उसके बाद खूब बोले तो बोले चलनी बोलती है। ये कांग्रेसी बोलते हैं, कांग्रेस के गैंग के लोग बोलते हैं। इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त है, भारत सुरक्षित है, भारत आगे बढ़ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़े राजनीतिक निर्णय हैं और जिन्होंने निर्णय लिया है वो देश के बहुत शीर्ष नेता हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी। अगर उन्होंने देश के उच्च सदन में जाने का फैसला किया है तो उनका ही निर्णय है। वाराणसी पहुंचे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने पर देशवासियों को बधाई भी दी है और इसे गर्व की बात भी बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा विश्वनाथ की अविनाशी भूमि को बार बार छूना सौभाग्य की बात है और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर टिप्पणी नहीं की है। आचार्य ने गौ रक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा को अहम संकल्प बताया है। इजराइल और ईरान युद्ध पर कहा कि युद्ध नहीं, शांति और प्रेम के विकास का रास्ता है। भारत को सुरक्षित देश बताते हुए गर्व से हिंदुस्तानी होने का जिक्र किया और अमेरिका पर भरोसा कम और यूजीसी कानून पर पुनर्विचार की जरूरत बताई। लखनऊ में मौलाना कल्बे जव्वाद ने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला किया है और ईरान पर हमलों की निंदा भी करते नजर आए हैं। उन्होंने ईरान की सलामती और उसकी रक्षा के लिए दुआ भी की है। उन्होंने अगले जुमे अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और लखनऊ में जुमे की नमाज के दौरान ही सुरक्षा कड़ी रखी गई थी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने सतर्कता बरती और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया है। सीतापुर में पेट्रोल और डीजल खत्म होने की अफवाह फैल गई और जिसे लोग पेट्रोल पंपों पर उमड़ पड़ते नजर आए हैं। कई लोग जो है वो कैन और डिब्बे लेकर तेल भरवाने के लिए कोशिश करने लगे हुए थे। अफवाह फैलने के कारण ही पंपों पर भीड़ और हड़कंप सा मच गया था। जिलाधिकारी ने तुरंत वीडियो संदेश जारी कर साफ किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराए नहीं। प्रशासन लगातार तेल की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है और लोगों को बेवजह भीड़ करने की उससे बचने के लिए कहा गया है। को जिला प्रशासन सीतापुर का ओर से एक आग्रह है। जनपद सीतापुर में पेट्रोल और डीजल का कमी बिल्कुल नहीं है और किसी भी अफवाह का ध्यान नहीं देना चाहिए और यही आग्रह है जिला प्रशासन का स्तर से। सहारनपुर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा अभियान के तहत एक शातिर स्मैक तस्कर सुशील कुमार को ही गिरफ्तार कर लिया है। वो हरिद्वार के रसूलपुर का निवासी है और आरोपी बताया गया कि मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे से पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 212 ग्राम स्मैक, 700 रुपये नगद और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा और बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बरामद स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग
45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ही धारा के तहत मामला भी पूरा दर्ज कर लिया है। अब आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसका नशा तस्करी नेटवर्क की जांच भी की जाएगी। कल देर रात दिनांक 4 मार्च को थाना नागल पुलिस को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति स्मैक के बेचने के इरादे से सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे के पास ग्राम गांगनौली के निकट बजाज शुगर मिल के आसपास घूम रहा है। क्योंकि ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इस नशे के नेक्सस को ब्रेक करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में इस मुखबिर खास द्वारा हमें सूचना मिलने पर तत्काल नागल पुलिस ने घेराबंदी की और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और इसके पास से 212 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक काटा, एक 700 रुपये नगद और एक बजाज सिटी 100 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 45 लाख रुपए है और इस व्यक्ति का नाम सुशील कुमार पुत्र जगपाल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना बुग्गावाला है और पुलिस इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को जानने का प्रयास कर रही है और इस पूरे नेक्सस को ब्रेक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शुरुआती चरण में हमें पता चला है कि इसका संबंध बरेली से है। उसी अनुसार पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। प्रयागराज में इस साल लोकनाथ होली में महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। होली अब इसके साथ ही होली को लेकर लगातार जश्न भी देखने को मिला, जहां पर प्रयागराज में इस होली को लेकर लोकनाथ होली में महिलाओं और होली अब 2 दिन की बजाय 3 दिन की तक मनाई गई और जिसमें उत्सव और बड़ा आनंदमय बन गया और बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और रंगों और गुलाल खुशियों के साथ में होली का मजा लिया गया। आयोजकों ने सुरक्षा और सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा और ताकि सभी स्वतंत्र और सुरक्षित माहौल में होली का जश्न मना सके। तो होली में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और जहां पर आयोजकों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम यहां पर देखने को मिले थे। प्रयागराज में इस साल लोकनाथ होली में महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए। होली अब 2 दिन की बजाय 3 दिन तक मनाई गई। हिंदू नेता साध्वी प्राची के बयान ने एक बार फिर से राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। सीतापुर पहुंचकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर हिंदू राष्ट्र तक कई बड़े बयान दिए, जिनके बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। साध्वी प्राची ने साफ तौर पर कहा कि जब शांति के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो शासक को भगवत गीता की जरूरत पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के गीता पढ़कर निर्णय लिया और उसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया। जब शांति के रास्ते बंद हो जाए तो राजा को भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। इजराइल ने नेतन्याहू ने धन्यवाद करती हूं कि गीता पढ़ी और गीता के अनुसार डिसीजन लिया। ये माना कि खामनेई के मरने पे हिंदुस्तान में भी हाय तौबा और विधवा विलाप चल रहा है। उनकी जांच होनी चाहिए जो विधवा विलाप कर रहे हैं। आखिर उनका कनेक्शन क्या है खामनेई से? उसने तो याद है हमें जब पहलगांव की घटना हिंदुस्तानियों पर धर्म पूछ करके। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।